हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं उम्म फ़ातिमा और आज की वीडियो है क्लास 10th वालों के लिए, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी हिस्ट्री का। आज फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैं आपको समझाऊंगी कि इस चैप्टर में पूरा है क्या, और इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी। उस वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए होंगे तो आप देख सकते हो। आई नो दैट कि ये मेरा नया चैनल है, तो अगर मैंने अच्छा समझाया और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रिवीजन ही करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं क्लास 10th की आपकी साइंस और इंग्लिश और सोशल साइंस तीनों सब्जेक्ट में आपके कंप्लीट करवाऊँगी। चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और मैं आपको बताओ कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले चैप्टर का जो नाम है उससे ही क्लियर कर दूं मैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप क्या है? तो यूरोप हम उसे कहते हैं कि जैसे महाद्वीप, 7 महाद्वीप चुने गए हैं। ठीक है, हम लोग कौन से महाद्वीप में रहते हैं? हमारा इंडिया कौन से महाद्वीप में है? वो एशिया के महाद्वीप में। तो एशिया के महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया आता है, हमारा पाकिस्तान आता है, चाइना आता है। इससे जुड़े जितने भी बांग्लादेश हैं ये सारे एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो ये यूरोप क्या है? तो ये यूरोप जो है इस एशिया के बाद जो लगता है वो यूरोप लगता है। तो यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं हमारे? तो रूस आता है, इटली आता है, फ्रांस आता है, पर्शिया आता है, जर्मनी आता है, और इससे जुड़े छोटे छोटे और भी आते हैं। तो उस तरह से कई देशों का समूह मिलकर यूरोप बनाता है, या कई देशों का समूह मिलकर महाद्वीप बनाता है। उन महाद्वीपों के नाम लिखे जाते हैं। तो हमारे देश की ये बात नहीं हो रही, जो यूरोप में गुजरी हिस्ट्री उस देश की बात हो रही। उस देश का ये चैप्टर है। चैप्टर बहुत अच्छा है, बड़ा है, थोड़ा समझने वाला भी है। और राष्ट्रवाद क्या 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 है? तो राष्ट्रवाद की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूँ तो राष्ट्रवाद का मतलब ये निकलता है कि अपने देश के प्रति प्रेम। ठीक है, अपने देश के प्रति प्रेम, प्रगति, या हम उसे प्यार देना चाहे, उसे और बढ़ाना चाहे, उसके नियमों का पालन करें, उसके कानूनों का पालन करें, तो ये होता है एक राष्ट्रवाद में आता है। तो ये हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कब हुआ? लोग कब जागृत हुए अपने देश के प्रति, कब उन्होंने नियमों को माना? तो ये सारा का सारा सिस्टम जितना भी हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले कोई देश नहीं हुआ करते थे, ना कोई नेता था, ना कोई पॉलिटिक्स होती थी। पहले राजा हुआ करते थे, राजाओं का कानून था। तो ये नहीं था कि राजा को हम लोग बदल सकते थे या हटा देते कि अब ये पसंद नहीं है राजा तो चलो हटा दो। आज है कि हम जिनको वोट देना चाहें उन्हें जिताते हैं, और जिन्हें हराना चाहे उन्हें हरा देते हैं। ऐसा कोई माहौल नहीं था, ना देश था, ना राज था, ना कुछ था। राजाओं का अलग अलग अपना अपना छोटा छोटा क्षेत्र हुआ करता था, उनमें वो राज्य करते थे। अब राजा अच्छा हो तो ठीक, बुरा हो तो ठीक, उसे हम अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। अब राजा का बेटा, अगर राजा बूढ़ा हो गया तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा ही वहाँ का पहले का नियम हो करता यहाँ भी था, ऐसे ही वैसे ही वहाँ था। तो वहाँ का राजा निरंकुश है या अच्छा है? निरंकुश मतलब कि हम लोग के उन लोगों पर जुल्म करने वाला, पाप करने वाला, इस तरह का राजा हुआ करते थे। अब राजा का बेटा सनकी है, पागल दीवाना है, वो राज करने के योग हो या ना हो, लेकिन वो राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा। तो इस तरह से राज करते थे। तो वो राजा लोगों पर बहुत जुल्म करते थे, क्योंकि पब्लिक तो उनको हटा नहीं सकती थी। कोई ये था नहीं कि वोट देंगे 5 साल के बाद हटा देंगे। तो वो अपनी गद्दी पर सीमित रहते थे। उनको इतना गुरूर था और इतनी ताकत थी कि उनके सामने कोई बोल नहीं पाता था। तो जितना चाहे वो जुल्म किया करते थे लोगों के ऊपर। तो यूरोप के मध्य में, ठीक है, अलग अलग सबका एक कबीला बना है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग राजा हैं। ठीक है, तो यूरोप के मध्य में इधर सारी जगह में वो क्षेत्र कर लें, और यूरोप के मध्य में जैसे दिल्ली में सारे देशों के ऊपर, अपने देश के ऊपर राज मोदी जी का है, लेकिन मोदी जी कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में। ठीक है, बीच में। तो वहाँ पर बीच में वो राज करते थे। और
उन क्षेत्रों में जो उनका क्षेत्रफल बटा हुआ था, तो ये नहीं था कि एक क्षेत्रफल हो, एक क्षेत्रफल में अलग अलग टुकड़ी होती थी, ठीक है। उन टुकड़ी के उन कबीले बोलते हैं, जिन्हें बोला जाता है कि हमारा कबीला। अक्सर करके आपने ड्रामेज़ में देखा होगा, कबीले थे, तो उन कबीले का एक छोटा सरदार होता था और हर कबीले का अपना अलग झंडा होता था। तो ये एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर कबीले का अपना अलग झंडा और अपनी अलग लैंग्वेज होती थी। किसी में एकता नहीं थी, राजा के जुल्म सह लेते कि इतना राशन हुआ खेतों में, तो राजा का ये था कि मुझे 2 बोरी या 3 बोरी चाहिए, चाहे आपकी फसल उगे या ना उगे, उससे मतलब उन्हें नहीं था। उन्हें अपना राशन चाहिए, आप खाओ मरो, भूखे मरो, कैसे भी करो, कोई मतलब नहीं था। और ना वो कोई काम करने देते थे कि आप चाहो तो अपना बिजनेस कर लो, ऐसा भी नहीं था। वो सिर्फ अगर काम करना है तो हमारे घर में नौकरी करो या फिर अपने खेतों में काम करो और उनका आधे से ज़्यादा राशन उनके घर पहुंचाओ। तो इस तरह का माहौल था। जब उनके जुल्म ज़्यादा बढ़ गए, उनकी निरंकुशता ज़्यादा बढ़ गई, तो अब लोगों में राष्ट्रवाद उभरा। तो कैसे उभरा? किसी एक ने उस राष्ट्रवाद का उदय किया। वो कौन थे? नेपोलियन नाम था उनका, ठीक है। नेपोलियन ने अपनी एक छोटी सी टुकड़ी बनाई 5-6 लोगों की, और उन्होंने कहा कि हम जो अलग अलग रहते हैं, इन कबीले जो बने हैं, छोटी छोटी टुकड़ी बनी है, इनकी वजह से ये राजा हम लोग के ऊपर राज करते हैं। अगर हम एक हो जाएं, सब सारे के सारे लोग, तो ये राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसी वजह से ये राजा हमारे ऊपर राज करते हैं। तो वो लोगों को गए समझाने लगे कि एक हो जाओ, सब लोग एक मिलकर साथ रहेंगे तो राजा हमारे पर इतने जुल्म नहीं कर पाएगा। उनकी वो बात लोगों को समझ में आएगी। जो छोटे छोटे कबीले बने हुए थे, टुकड़ी में लोग बटे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है, वो उनके साथ हो गए। अब जब साथ हो गए तो एक बड़ी तादाद में लोग आ गए और उन्होंने कहा, नेपोलियन ने कहा कि सबका अपना अपना झंडा हटा दो, जितने छोटे छोटे झंडे हैं, और सिर्फ एक झंडे का आगे बढ़ाओ। जो हमारा झंडा होगा वो एक झंडा होगा और जो लैंग्वेज होगी वो एक लैंग्वेज होगी। तो उन्होंने अपना एक झंडा बनाया फ्रांस का, और उसकी एक लैंग्वेज चुनी। जो पेरिस में आपने सुना ही होगा, पेरिस में एफिल टावर है, तो पेरिस में फ्रेंच बोली जाती थी। तो उन्होंने कहा कि अब एक झंडा है हमारा, और जो हमारी लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज को ही अपनाएंगे जो कि वो फ्रेंच थी। उन्होंने सारी की सारी लैंग्वेज को बहिष्पूर्णता क्या था, हतोत्साहित, हाँ, सारी लैंग्वेज को हतोत्साहित कर दिया और उन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज को अपनाई। कौन सी? फ्रेंच भाषा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्या हुआ। थोड़ा सा मैं पढ़ के भी सुना दूँ। राष्ट्र राज्य का उदय, इंग्लिश में राष्ट्रवाद को नेशनलिज्म भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो थोड़ा सा इंग्लिश में पता होना चाहिए। राष्ट्र राज्य का उदय 19वीं शताब्दी, ये बात याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में ही ये सारी घटनाएं घटी थी, सन 1800, 1700, 1900, ठीक है। वह उस हद तक की बात है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश राज, ठीक है, नेशन स्टेट के उदय का नेतृत्व किया। जब राष्ट्रवाद की भावना उनके दिल में आ गई, अनेक तरह की बोलियां थी, जैसे कि मैंने बताया कि उन बोलियों को हटाया गया, हतोत्साहित किया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली और लिखी जाती थी, उसे उन्होंने अपना लिया कि एक भाषा, एक झंडा और सारे के सारे एक लोग। और जो निरंकुश राजा है उनके खिलाफ बोलियां लगाओ, कार्यक्रम करो, अगर युद्ध की बारी आए तो युद्ध भी करो। तो लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब नागरिक संहिता, पहले किसी को वोट देने का अधिकार तो था नहीं। पहले मैंने बताया कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वो जन्मसिद्ध अधिकार है उसका, ऐसा माना जाता था। तो नागरिक संहिता, उन्होंने कहा कि अब नागरिक संहिता ही चलेगी। वोट देने का अधिकार सबका होगा, काम करने का अधिकार सबका होगा। उन्होंने उदारवाद चलाया। उदारवाद के मतलब क्या है? उदारवाद का मतलब है कि सबको एक समान अधिकार, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता। समान अधिकार मतलब किसी को समान अधिकार, अगर गरीब है तो उसे नीचे, पैरों के नीचे दबा के रखो, मध्य वर्ग है तो उसी को सिर्फ आप उद्योग करने दो। तो इस तरह के बहुत जुल्म सितम हुआ करते थे। तो उन्होंने एक नागरिक संहिता, ठीक है, नेपोलियन ने फ्रांस में प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया था, जिससे पूरी व्यवस्था
कुशल बन सके, वो इतनी उसमें कर रहे थे, इतनी लोगों को जा के बता रहे थे कि कैसे इस देश को कुशल बनाना है। नेपोलियन ने 1804, ठीक है, याद रखिएगा 1804 ईस्वी में। देखो, बदलाव जब इंसान लाता है, क्रांति लाता है, तो कोई एक दिन में नहीं आती या एक साल में नहीं आती, मुद्दतों गुजर जाती है, बहुत साल लगते हैं क्रांति लाने में, लोगों की सोच को बदलने में, ठीक है। तो 1804 से सब शुरू हुआ। ईस्वी में नागरिक संहिता, सिविल कोड लागू किया गया। उन्होंने बहुत सारे कानून चलाए, सबको एक किया, राजा के खिलाफ बोला, तो उन्होंने थोड़ा से बदलाव वहाँ से शुरू होने लगे, छोटे छोटे। तो सिविल कोड लागू हो गया, नेपोलियन संहिता के नाम से जाने लगा। वो कोड एक बना जिससे लोगों ने उन्हें नेपोलियन संहिता के ही नाम से जाना, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे क्या है जो मैंने रख रखा है यहाँ पर। अब कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, ठीक है। कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग वो होता था कि कुलीन वर्ग एक महाद्वीप का एक बहुत बड़ा वर्ग था। जैसे कि ज़मीन है, तो ज़मीन पर जो किसान है उनको सिर्फ खेती के लिए ज़मीन दी जाती थी, जिससे आधा गल्ला वो अपने घर, अपने कोटे में ले जा सके। बाकी अगर कोई किसान या कोई इंसान चाहे कि इस थोड़ी सी ज़मीन पर मैं अपना कोई उद्योग कर लूँ, या मैं कोई छोटी शॉप कर लूँ, या कोई फैक्ट्री खड़ी कर सकूँ, तो वो उसकी जगह नहीं देते थे। वो सिर्फ जगह उन्हीं लोगों की होती थी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ऊंची बिरादरी के लोग हैं, जो अच्छे पैसे वाले हैं, उन्हीं को जगह देते थे। बाकी उस सबको कोई अधिकार ही नहीं था कि आप अपने करो, सिर्फ आप राजा की गुलामी करो या किसानी करके आप गल्ला लगाओ। तो उस वर्ग का नाम था कुलीन वर्ग, जिसके हाथों में ये सारी की सारी भूमि ज़मीन थी। वो जिसको चाहता था देता था, जिसको चाहता था वो वर्ग ज़मीन नहीं देता था, ठीक है। तो नेपोलियन ने उसको भी क्लियर किया कि भाई ज़मीन है तो हम लोग के भी योग्य है, तुम क्यों कब्जा कर रहे हो, हम लोग भी उद्योग करेंगे। तो उस वर्ग का नाम था क्या? कुलीन वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक कुलीन वर्ग था। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था, ठीक है। तो उसमें चेंजेस लाए गए और उसमें मध्य वर्ग को भी काम करने की आज़ादी मिली और स्वतंत्रता मिली। उसमें चेंजेस उन्होंने किए, ठीक है। उसमें अब देख लेते हैं क्या है। औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग अस्तित्व में आए, ठीक है। तो जब वो इसमें चेंज हो गया कि कुलीन वर्ग को हटा दिया गया, उसमें नए मध्य वर्ग को ऐड किया गया, तो अब उसमें सबको अधिकार मिलने लगा। ये खुशी की बात होगी कि अब कोई भी जो भी उद्योग करना चाहे, जो भी बिजनेस करना चाहे, जो भी अपनी शॉप खोलना चाहे, मतलब जो भी, अगर आप ज़मीन पे कुछ जुड़ा काम करना चाहते हो, तो उसमें आपको स्वतंत्रता मिल गई। उन लोग को स्वतंत्रता मिल गई और कुलीन वर्ग को हटा दिया गया, जिससे औद्योगिकरण में विकास होने लगा, ठीक। अस्तित्व में आया तथा कुलीनों का विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया, कुलीन वर्ग को हटा दिया गया और वहाँ पर मध्य वर्ग चलने लगा। अब आया उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ, ठीक है। उदारवादी राष्ट्रवाद का जैसे अर्थ मैंने आपको बताया कि उदारवाद का मतलब ये होता है कि खुद के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना, या एक सबके लिए एक समान कानून। ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा पैसे वाला, ये सब नहीं, सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था, ठीक है। तो उसे उदारवाद बोलते हैं। तो जब वो उदार चलाया गया तो सबको कानून, एक समान कानून की व्यवस्था होने लगी और सबको थोड़ा स्वतंत्रता मिलने लगा, जिससे जो राजवंश घराने के लोग थे परेशान होने लगे। क्यों? क्योंकि वो इतने दिन से राजशाही कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो खुद मालिक बने, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। आज उनको लोग गालियां दे रहे हैं या कह रहे हैं कि आप हटो गद्दी से, उनके खिलाफ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, युद्ध की सब तैयारी कर रहे हैं, तो वो परेशान होने लगे। तो उसमें भी बहुत सारे उपाय उन्होंने किए, वो हम बताएंगे कि कौन कौन से उपाय किए गए। बहुत सारे देशों के लोग आए, ठीक है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद नेपोलियन, ठीक। 1815 के बाद क्या हुआ? 1804 से ये सारा शुरू हुआ नेपोलियन की वजह से, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, ठीक है। अब एक इंसान कहाँ तक बदलाव करेगा? अब बड़े बड़े लोग, अब राजा, सब जितने भी राजा राजघराने के लोग थे, सब ने एका कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी नेपोलियन को किस तरह हराओ, तो ये नेपोलियन ही सबके खिलाफ बोल रहा है, सबको भड़का रहा है, हम लोग के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, तो नेपोलियन को हरा दो। तो उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जो 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हटा दिया। कब? 1815 ईस्वी में नेपोलियन को
हरा दिया गया। और वही जो पुरानी सोच थी, रूढ़िवादी सोच थी कि लोगों को दबा के रखो और अपने देश की प्रगति को न बढ़ने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलो, सिर्फ हम इस देश में रहें, हम राज करें, बाकी किसी को भी जगह ना हो, सब कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला करे। तो वो रूढ़िवादी फिर से शुरू हो गई। जो पहले रूढ़िवादी व्यवस्था जो थी वो ख़त्म हो रही थी 1804 के बाद, अब वो फिर से शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि 1815 में नेपोलियन को हरा दिया इन लोगों ने, राजशाही वंशों ने। ठीक, नया नेपोलियन की हार दिया। अब क्या हुआ, एक मीटिंग हुई। अब जब नेपोलियन हार गए तो एक मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या हुआ कि फिर से जो राज घराने के लोग थे, जो राज करते थे, वही फिर से होगा। अब फिर से वही लोग राज करेंगे। तो उसकी एक मीटिंग हुई, उसमें संधि बनी, उसे बोला गया वियना संधि। ठीक है, जब पहले कोई मीटिंग होती थी तो वो ऐतिहासिक मीटिंग होती थी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। उन मीटिंग्स का नाम दिया जाता था, उस संधियों का नाम दिया जाता था, उसे बोलते थे वियना संधि। वियना संधि में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि वियना संधि के प्रमुख, वियना संधि में ये हुआ कि जितने भी राजा हटाए गए थे अपने अपने पदों से, तो वो फिर से ही उसी राजघराने पे, उसी राजशाही गद्दी पर राज करेंगे, और जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो फ्रांस में राजा बुर्बो थे, तो राजा बुर्बो को हटा दिया गया था 1804 के बाद, जब नेपोलियन ने सबको कहा था कि इनको हटाओ, ये हम पर जुल्म सितम करते हैं, तो उनको हटा दिया गया था। फिर से 1815 के बाद फिर से राजा बुर्बो को गद्दी पर बैठा दिया गया। किसमें? वियना संधि में। ठीक है, वियना संधि के कुछ बिंदु भी थे। वियना संधि क्या कह रहा था कि सत्ता में बहाल किया गया। वियना संधि में राजा बुर्बो को फ्रांस में फिर से गद्दी मिल गई, और उसने कहा कि अब कोई भी आगे प्रगति की बात नहीं होगी, रूढ़िवादी जैसे भी चल रहा था शासन वैसे ही चलेगा, ना नेपोलियन होगा, ना कोई नेपोलियन का कोई भी आदमी कुछ बोलेगा। फिर से उसी तरह का माहौल हो गया, और सब उसी तरह का, सब एक ठहर सा गया, जो आगे चला था वो ठहर सा गया, और सब लोग उसी धीमी गति में हो गए, और वैसे ही राजा का कहना मानने लगे और उसके पैरों के नीचे दब गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब लोगों के मन में क्या था कि एक ऑप्शन आ गया था कि राजा फिर से वही निरंकुशता करने लगा। अब क्या होगा, लोगों के मन में एक ऑप्शन हो गया कि पहले जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी तो चेंजेस हुए थे, तो क्यों ना वही चेंजेस अब फिर से किए जाएं। तो जब वो बहुत परेशान हो गए, फिर से राजा तो सुधरेगा नहीं, राजा के तो खून में वही है, वो सनकी है, पागल है, वो जैसे कहेगा वैसे ही आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो राजा है, आप गुलाम हो। तो उसमें क्या हुआ, जब वो परेशान हो गए लोग, फिर क्रांतियों का युग शुरू हुआ। कब से? 1830 से 1848 के बाद। 1804 से सब कुछ शुरू हुआ, फिर 1815 में रुक गया, फिर 1815 के बाद फिर से बुर्बो अपना तानाशाही शासन चलाने लगा। उसके बाद 1803 में युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों के माइंड में एक ऑप्शन आ गया था। जब तक कि हमारे दिमाग में ऑप्शन नहीं होता, हमारे दिमाग में कोई प्लान नहीं होता, लेकिन जब एक ऑप्शन आ जाता है तो हमारी सोच भी बढ़ती है, हमारे दिमाग भी बढ़ते हैं, हमारे पास एक ताकत भी आती है कि हाँ ठीक है, ऑप्शन है, अब देखो जो होगा हो देख लेंगे। अब क्रांतियों का शोर होने लगा कि राजा को हटाओ, राजा को हटाओ, जैसे हट गया था वैसे फिर से हटाओ बुर्बो के खिलाफ। ठीक है, अब 1830 से युद्ध होने शुरू हो गए। तो अब जब युद्ध होंगे, एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि जैसे किसान आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो बीच रोड पे, दिल्ली के बीच रोड में बैठे हैं, तो उससे लोगों को दिक्कत ही हो रही है कि लोग घूम कर जा रहे हैं अपने जहाँ भी जाना हो रहा है, तो उससे तेल की भी हर्जा हो रही है, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो नुकसान होने लगते हैं प्रोटेस्ट सब चीज़ों से, चीज़ें हतोत्साहित हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, काम धंधे लोगों के रुक जाते हैं, तो उससे नुकसान होने लगा। क्या नुकसान हुआ, अब बता रहे हैं क्या नुकसान हुआ। आर्थिक मंदी शुरू हुई। तो आर्थिक मंदी ये क्यों शुरू हुई और इसकी क्या वजह रही? तो आर्थिक मंदी इस वजह से शुरू हुई कि जब आप किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करते हो, ठीक है, आप मजदूरी कर रहे हो और मजदूरी का आप भर भर के मजदूरी करवा रहे हैं, सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक बहुत सारा काम करवा रहे हैं, सुस्ताने का मौका भी नहीं दे रहे, और पैसे कितने दे रहे? इतने से कि जिससे मेरा भी पेट ना भरे और मेरे परिवार का भी पेट ना भरे। तो जब पेट ही नहीं भर रहा है तो इसे मजदूरी करने से क्या फायदा, ऐसा काम करने से क्या फायदा? तो क्या किया, मजदूरों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया 1830 के बाद। जब उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो उनके माइंड में एक ऑप्शन आ गया
कि अब तो करना ही है, इन लोगों को सफाई करना है, पहले वाला तरीका अपना। तो 1830 के बाद उन्होंने विरोध किया किसका, एक ठेकेदार का, जो उन्होंने वहाँ का काम करवा रहा था कि बहुत सारा काम करवा रहा, पैसे कम दे रहा, तो उनके खिलाफ एक मोर्चा निकाला, प्रोटेस्ट किया, विद्रोह किया, ठीक है, ठेकेदार का, उन मजदूरों ने। तो किसका किया था, लुई फिलिप के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हमारी मजदूरी का वेतन बढ़ाओ, नहीं तो काम नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने कहा तो क्यों, अब लुई फिलिप तो मानेगा नहीं, क्यों राजा निरंकुश था और राजा के कहने से सब कुछ हो रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, मजदूरी मत बढ़ाओ, इन लोगों को जितना भी प्रोटेस्ट करना है करने दो। तो उससे क्या हुआ, भूखमरी आ गई, काम धंधा बंद हो गया, जो पेट में थोड़ा बहुत खाना जा रहा था वो भी खत्म हो गया। तो वहाँ पेरिस की जो जनता थी वो कहाँ गए, रोड पर आ गए। अब वो काम नहीं मिला, लेकिन वो प्रोटेस्ट करते जा रहे थे, विद्रोह करते जा रहे थे कि नहीं, काम नहीं करेंगे, अब तुम्हारा काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखे मरे, प्यासे मरे, रोड पे रहे, जहाँ भी रहे, जहाँ मन रहे वहाँ रहे, लेकिन तुम्हारा विद्रोह करते रहेंगे, तुम्हारे साथ अब काम नहीं करेंगे, या तो हमारा वेतन बढ़ाओ, वेतन बढ़ा दो, काम करने लगेंगे। अब वो मान नहीं रहा था। फिर क्या हुआ, बहुत टाइम बीत दिया। बहुत टाइम बीतने के बाद 1848 तक वो नौबत, 1830 से शुरू हुआ, 1845 तक रहा। अब राजा भी अड़ियल थे और वहाँ का वो जो लुई फिलिप था ठेकेदार, वो भी अड़ियल था। जब राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो कहा ठीक है, अब इसको पद से हटाओ और लोगों की मजदूरी बढ़ा दो। क्योंकि अब राजा भी परेशान होने लगा, जब सामान नहीं बन रहा है, निर्यात नहीं हो रहा है, तो पैसे नहीं आ रहा है, तो राजा के खजाने में भी दिक्कत होने लगी। तो राजा ने कहा ठीक है, अब इनको हटा दो, लुई फिलिप को, और इन लोगों की मजदूरी बढ़ा दो। तो वो एक चेंजेस हुआ। तो लुई फिलिप को 1848 से पद से निरस्त कर दिया गया और उन लोग की मजदूरी बढ़ा दी गई। अब यहाँ पर माहौल थोड़ा सुधर रहा था फ्रांस में, अब माहौल सुधरने लगा। तो अब और भी देशों लोगों के कान खड़े हुए, क्या कि फ्रांस में ये सारा सब कुछ सिस्टम बदल रहा है, राजा वहाँ का सही हो रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपने अपने खिलाफ, तो क्यों ना हम भी उठाने लगे। जो भी बात बुरी लगती थी फौरन वो विद्रोह कर देते थे कि अब वोट देने का उन्हें मौका दिया जाए। और महिलाओं ने भी अपनी तरफ से कार्यक्रम चलाए कि महिलाओं को भी अपना हिस्से का हक दो। तो ये सारे के सारे विद्रोह होने लगे। अब उसमें और भी देशों ने अपने जो राजा थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, विद्रोह करना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी हमारे सामने, अब हम वही करेंगे, हमारा भी नागरिकता का कानून बनाओ, सबका अपने अपने जीने का हक है, हमें भी स्वतंत्र करो, हम भी वोट देंगे, हम जिसे जाएंगे बनाएंगे, इस गद्दी पे बैठा लेंगे, वरना ये जन्मसिद्ध अधिकार तुम लोग का नहीं होगा, इसे छीन लेंगे। तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, जो इटली और जर्मनी में चेंजेस हुए कि उन्होंने राजा के खिलाफ जो विद्रोह किया, वो एक ऐतिहासिक घटना थी। और भाई छोटे छोटे देश, पर्शिया थे, यूनान थे, ये सारे लोग भी आगे आए और अपने अपना राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। अगर मैं और भी चैप्टर में बहुत सारा मटेरियल बचा हुआ है तो वो मैं दूसरी वीडियो में बता दूँ तो ठीक रहेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं आपको नॉलेज भी बता दूं, चैप्टर के बारे में बता दूं, और इससे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, जिससे अगर आ जाए तो इस हो सकता है कि जो मैं पढ़ाऊँ उससे आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैं बताऊँगी, जिससे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का और जर्मनी का एकीकरण हुआ, और इटली को कब स्वतंत्रता मिली, यूनान को कब स्वतंत्रता मिली, कौन सी संधि अपनाई गई, ये सारी की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे मैं क्वेश्चन बेस पर पढ़ा दूंगी, जिससे आपको चैप्टर भी समझ में आ जाए और आपका क्वेश्चन भी बन जाए। इससे आपको आंसर में भी तैयारी करने में भी हेल्प काफ़ी मिल जाए। तो अगर आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और डोंट बी सेल्फिश, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंडों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि मैं अगर क्वेश्चन बताऊँ, क्वेश्चन की मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। सो वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा भी चैनल स्टार्ट हो जाए और मैं इसी तरह से आपको पढ़ाती रहूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।